नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है विशेषण। इस पाठ में हम जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं और विशेषण क्या करता है। परिभाषाओं के अनुसार विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, मतलब विशेषण रहित संज्ञा का जो अर्थ होता है, विशेषण लगकर वह सीमित हो जाता है। जैसे जब हम कहते हैं गाय, तो गाय कहने से सभी गायों का बोध होता है, लेकिन यदि हम कहें श्यामा गाय, तो श्यामा शब्द लगने से अब यह सीमित हो गया उन्हीं गायों तक जो श्यामा हैं, अर्थात श्यामा शब्द ने गाय की व्यापकता को मर्यादित कर दिया, सीमित कर दिया। इसके साथ ही यह स्पष्टता भी आवश्यक है कि विशेषण के कितने भेद हैं। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की अधिकांश पुस्तकों में जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं तथा अन्य और भी कई पुस्तकें हैं, उनमें विशेषण के 4 भेद बताए जाते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। परंतु कामता प्रसाद गुरु ने मुख्य 3 ही भेद बताए हैं। चौथा भेद इन 3 में ही समाहित हो जाता है। इस वीडियो को बनाने में मैंने नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक को ही मुख्य आधार बनाया है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने ही सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण के मानकीकरण का प्रयास किया और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में तथा अन्य जगहों पर भी जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है, इस मानकीकृत व्याकरण को ही आधार बनाया जाना विद्यार्थियों के हित में है। विद्वान अपने अलग अलग तर्क और अवधारणाएं प्रस्तुत करते रहें, लेकिन विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के हित में यही है कि एक मानकीकृत हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाए। तो आइए इस विचार के साथ आज का पाठ आरंभ करें। तो आइए देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई विशेषण की परिभाषाएं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, दयालु, भारी, एक, सब। हरदेव बाहरी लिखते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद लिखते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, 3 विद्वान तीनों विशेषण की परिभाषाएं दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों में कुछ कुछ शब्द अलग हैं, या यूं कहें कि इनके कहने का ढंग अलग है। अब सबसे पहली परिभाषा जो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कामता प्रसाद गुरु की, चलिए हम इसी पर बात करते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वह विशेषण है। अब पिछले 3 पाठों से आपने देखा होगा, संज्ञा के लिए भी मैंने कहा संज्ञा विकारी शब्द है। सर्वनाम पढ़ते हुए भी आपने देखा, मैंने प्रयोग किया कि सर्वनाम विकारी शब्द है, इस तरह का। और उससे भी पहले जब हमने शब्द विचार देखा था, तब वहां पर रूपांतर के आधार पर किए गए शब्दों के भेद 2 प्रकार के बताए गए हैं।
ये चर्चा हमने की थी, जिसमें एक होता है विकारी और दूसरा अविकारी। तो अभी हम पिछले 3 पाठों से विकारी शब्द की बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो तय है कि आप यह बात जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और विशेषण विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु जैसा कि इसमें कह रहे हैं कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब कैसे करता है विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित, या यूं कहें कि संज्ञा की व्याप्ति का क्या अर्थ है? तो याद कीजिए सबसे पहले कि संज्ञा क्या है। संज्ञा है नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम संज्ञा है। तो जो नाम है वो व्याप्त है। अब यहां पर व्याप्ति समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, घर। अब जैसे जब हम कहते हैं घर, घर संज्ञा है, तो घर शब्द कानों में पड़ते ही हमें तमाम घरों के चित्र दृष्टिगत होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब यहीं अगर हम कह दें बड़ा घर, तो ये जो बहुत सारे घर हमें दिखाई देने लगे हैं, इनमें एक है जो सबसे अलग है, आकार की दृष्टि से वह बड़ा है। तो अब इस बड़ा शब्द ने घर के पहले लगकर क्या किया? घर की व्याप्ति को मर्यादित कर दिया, सीमित कर दिया। अब यहां पर जब हम कह रहे हैं बड़ा घर, तो यहां दिखाई पड़ने वाले इन सभी घरों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस एक घर की बात कर रहे हैं जो इन सब में बड़ा है। तो इस दृष्टि से कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वह विकारी शब्द जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। हरदेव बाहरी इसी बात को बड़े सरल ढंग से कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। और विशेषता अच्छी, बुरी, गुण, दोष, नाप, तौल, संख्या, ये कुछ भी हो सकती है। और वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं, नाम, सर्वनाम और विशेषण। नाम अर्थात संज्ञा। इसलिए यहां यह प्रश्न है कि क्या विशेषण संज्ञा का एक उपभेद है, या विशेषण एक प्रकार की संज्ञा है, अथवा एक अलग शब्द भेद है? तो इस शंका का समाधान यह है कि सर्वनाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का अप्रत्यक्ष नाम है। पर इसको अलग शब्द भेद मानने का यह कारण है कि इसका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, और इससे संज्ञा का केवल धर्म सूचित होता है। जैसे काला कहने से घोड़ा, कपड़ा, दाग आदि किसी भी वस्तु के धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि काला कपड़ा भी हो सकता है, काला दाग भी हो सकता है,
काला घोड़ा भी हो सकता है, परंतु ध्यान रखिए उस धर्म का नाम काला नहीं है, बल्कि कालापन उसकी विशेषता है। जब विशेषण अकेले आता है तब उससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कभी कभी हम कहते हुए सुनते हैं, इसके बड़ों का यह संकल्प है। अब यहां बड़ों शब्द पर ध्यान दीजिए। बड़ा एक विशेषण है, विशेषण शब्द है, लेकिन बड़ा के साथ अगर संज्ञा भी हो तब तो वह विशेषण है। जैसे बड़ा घर, लेकिन जब बड़ा अकेले आया है, रूप थोड़ा उसका बदला है, इसके बड़ों का यह संकल्प है, बड़ों, तब यहां वह संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। इस उक्ति का अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है, उनकी संख्या विशेषण के योग से कम हो जाती है। अब यहां पर दो शब्द हैं विशेषण के संदर्भ में जिन्हें समझना आवश्यक है, विशेषण और विशेष्य। ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वह विशेषण है, और विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वह विशेष्य है। इसे इस प्रकार समझिए कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वह विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। अब जैसे है काली गाय, तो इसमें काली विशेषण है और गाय विशेष्य है, क्योंकि ये जो काली शब्द है यह गाय की व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है। अर्थात जब कोई कहता है काली गाय, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि वह सभी गायों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इन सभी गायों में जो एक काली गाय है उसकी बात की जा रही है। अगला उदाहरण देखिए, गुलाबी फूल। अब यहां पर भी गुलाबी शब्द से फूल की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। मान लीजिए आप किसी बगीचे में खड़े हैं और आपके आसपास ढेर सारे फूल खिले हुए हैं, सफेद, पीले, लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीले। लेकिन कोई कहता है कि वह गुलाबी फूल लेकर आइए, तो हो गई ना फूल की व्याप्ति मर्यादित। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ गुलाबी फूल की बात की जा रही है, तो गुलाबी विशेषण है और फूल विशेष्य है, क्योंकि फूल की व्याप्ति मर्यादित हो रही है इसलिए वह विशेष्य है, और गुलाबी शब्द फूल की व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है इसलिए वह विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए, कुछ बच्चे। अब यहां पर कुछ बच्चे की विशेषता बता रहा है
और विशेषता किस रूप में है? संख्या के रूप में है। कितने बच्चे? कुछ बच्चे। तो ये जो कुछ शब्द है यह विशेषण है और बच्चे विशेष्य हैं, क्योंकि बच्चे शब्द की विशेषता कुछ बता रहा है। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य ये दो पद हैं जिसे विशेषण समझने के लिए पहले ही जान लेना आवश्यक है। अब प्रश्न है कि विशेषण क्या करता है। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, एक विद्वान कहते हैं विशेषण संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो पहला कार्य तो विशेषण का यही हो गया कि विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। जैसे बड़ा घर, पुराना कुर्ता, सब कुर्ते नहीं, सिर्फ पुराना कुर्ता। और दूसरा कार्य विशेषण यह करता है कि वह संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर। तो ईश्वर संज्ञा है और ईश्वर कैसा है? दयालु है। भोज कैसे हैं? प्रतापी हैं। राजा भोज एक प्रतापी राजा थे। तो यहां पर विशेषण संज्ञा का अर्थ स्पष्ट कर रहा है। और तीसरा कार्य जो विशेषण करता है वह किसी भी संज्ञा का धर्म सूचित करता है। अब यहां पर फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर रही हूं, पहले भी किसी एक पाठ में स्पष्ट किया था कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। यहां पर धर्म एक प्रकार का गुण है। जैसे आग का धर्म है जलना, तपन देना, गर्मी देना। उसी प्रकार प्रत्येक संज्ञा का, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ धर्म होता है। प्रत्येक पदार्थ का कुछ न कुछ धर्म होता है। तो विशेषण धर्म सूचित करता है। जैसे मूक पशु, पशु मूक होता है। तो यहां पर ये पशु की व्याप्ति को मर्यादित नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ उसका एक धर्म सूचित कर रहा है। पशु मूक होता है, वो बोल नहीं सकता। दूसरा उदाहरण है अबोध बालक। बालक अबोध होता है। जब इस दुनिया में आता है, जब वह छोटा होता है, तब वो अबोध होता है। इसीलिए आपने कभी कभी कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा अबोध बालक है। और ये अबोध बालक जो होते हैं ये कई बार सांप को भी रस्सी मानकर पकड़ लेते हैं। ये उनकी अबोधता है। तो अबोध होना बालक का धर्म है। अब यहां पर ये शब्द जो है अबोध, ये बालक की व्याप्ति मर्यादित नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका धर्म सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, अर्थ स्पष्ट करता है और धर्म सूचित करता है। आइए देखते हैं विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अभी तक शायद आपके समक्ष जितनी किताबें आई होंगी उनमें विशेषण के 4 भेदों की बात की गई थी। लेकिन यहां देखिए, मुख्य रूप से विशेषण के 3 ही भेद होते हैं। जो चौथा विशेषण बताया जाता है स्कूलों में, पुस्तकों में, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक में
समाविष्ट होता है। इन्हीं तीनों में से किसी एक का भेद है वह जो हम इसी पाठ में आगे चलकर देखेंगे। तो मुख्य रूप से विशेषण के ये तीन ही भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और मुख्य रूप से इन्हीं तीन भेदों की बात कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या हैं और सार्वनामिक विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप शब्द से जान पा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सार्वनामिक शब्द सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाकर बना है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वह सर्वनामों से बनते हैं। और कौन कौन से सर्वनाम से? तो देखिए परिभाषा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण अर्थात जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है, अथवा उसकी विशेषता बता रहा है, अथवा उसका धर्म सूचित कर रहा है, तब वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा भेद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यहां पर भी होते तो ये शब्द सर्वनाम ही हैं, लेकिन उनका रूप थोड़ा बदला हुआ होता है। तो जब कोई सर्वनाम रूपांतर के साथ संज्ञा के पहले आकर या तो उसकी व्याप्ति मर्यादित करता है, या उसका अर्थ स्पष्ट करता है, या उसका धर्म सूचित करता है, तब वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब जैसे मौलिक सर्वनाम यह, वह, कोई, यही शब्द यदि संज्ञा से पहले आते हैं, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, तो यहां पर यह, वह और कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। किंतु यह का रूप अगर थोड़ा बदल जाए और कहा जाए ऐसा आदमी, तो यहां पर ऐसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कैसा घर, तो कैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसा देश, वैसा वेश, तो जैसा, वैसा, ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। विशेषण का अगला भेद है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण, ये सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। काल के संदर्भ में नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, आगामी इत्यादि विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। स्थान के संदर्भ में उजाड़,
चौरस, भीतरी, बाहरी, स्थानीय, भारतीय इत्यादि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आकार के अर्थ में गोल, चौकोर, सुडौल, नुकीला, लंबा, तिरछा ये सभी शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और रंग तो आप सभी जानते ही हैं, लाल, पीला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला ये विशेषण हैं। बैंगनी साड़ी, पीला दुपट्टा, लाल फूल। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार हम इन रंगों का प्रयोग विशेषण के रूप में कर रहे हैं। दशा, दशा बताने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं, जैसे दुबला, गरीब, उद्यमी, पिघला, पालतू, रोगी इत्यादि। और गुण बताने वाले शब्द भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, न्यायी ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषणों के पुनः कई भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक लड़का 25 रुपए। अब यहां निश्चित संख्या बताई जा रही है। कितने लड़के? एक लड़का। कितने रुपए? 25 रुपए। तो 1 और 25 पूर्णांक संख्याएं हैं, निश्चित संख्या है, इसलिए इस तरह के शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ लोग या सब लोग। अब मान लीजिए आप कहें 4 लोग, तो 4 तो निश्चित हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कुछ लोग, तो पता नहीं है, वहां 2 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो संख्या इनकी निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ, सब इस तरह के शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण का ही तीसरा भेद है परिमाण बोधक विशेषण, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। संख्यावाचक विशेषणों के जब हम भेद करते हैं तो उसमें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक ये 2 भेद सबसे पहले आते हैं। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं, जैसे पूर्णांक बोधक विशेषण 1, 2, 3 और अपूर्णांक बोधक विशेषण भी निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि संख्या तो निश्चित बताई जा रही है। अंक या गणना या संख्या भले ही वो अपूर्णांक है, जैसे कहें 1 पाव, तो 1 पाव क्या होता है? 1 किलो का चौथाई हिस्सा। लेकिन बताई तो निश्चित संख्या जा रही है विशेषण के तौर पे, 1 पाव घी। ऐसे ही पौन, सवा, अढ़ाई, तिहाई, चौथाई ये सभी अपूर्णांक बोधक विशेषण हैं। फिर तीसरा भेद होता है क्रमवाचक विशेषण।
क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये शब्द भी संख्याओं से ही बने हैं। 1 से पहला, 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, लेकिन इनका प्रयोग क्रम बताने के लिए किया जाता है। पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी। तो इस तरह से जो शब्द क्रम बताते हैं वे क्रमवाचक विशेषण कहे जाते हैं। संख्याओं का प्रयोग कभी कभी आवृत्ति बोधक रूप में भी किया जाता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो इस प्रकार के प्रयोग आवृत्तिवाचक विशेषण के अर्थ में होते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण के रूप में होते हैं, और इन्हें हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और फिर देखिए, प्रयोग के आधार पर ही संख्याओं का प्रयोग कभी कभी हम समुदाय या समूह के लिए भी करते हैं, तब उन्हें हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों। तो यहां पर किसी एक की बात नहीं की जा रही है। दोनों, तीनों यानी सब, जितने हैं 3 वो तीनों, जितने 4 लोग अगर हैं तो वो चारों। तो वो पूरा जो समूह है 4 का, 5 का, 6 का, उनका प्रयोग इस रूप में होता है पांचों, 6 के 6। तो वो समुदायवाचक विशेषण कहे जाते हैं। और ऐसे ही कभी कभी संख्याओं का प्रयोग हम प्रत्येक बोधक रूप में भी करते हैं। उन्हें हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हर एक, यह भी संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण का ही तीसरा भेद है परिमाण बोधक विशेषण, और इसके 2 भेद किए गए हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण वे विशेषण हैं जो किसी भी पदार्थ का निश्चित नाप या तौल बताते हैं। अब यह तो आप जानते ही हैं कि परिमाण बोधक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी पदार्थ का नाप या तौल बताते हैं। तो जब निश्चित परिमाण बताते हैं तब वह निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। जैसे 2 सेर घी निश्चित है, कितना घी? 2 सेर घी। 10 हाथ जगह, हाथ से मापी जाती है जगह, तो 10 हाथ जगह निश्चित संख्या है, निश्चित नाप है। 4 गज मलमल, अब ये भी निश्चित माप है, 4 गज मलमल। लेकिन जब हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण की बात करते हैं तब वहां नाप या तौल निश्चित नहीं होता है। जैसे बहुत दूध, सब धन। अब कितना धन है ये पता नहीं है, लेकिन सब जितना भी है वह सब धन। पूरा आनंद, एक आनंद, 2 आनंद नहीं कहेंगे, पूरा आनंद। अनिश्चित परिमाण बोधक, क्योंकि आनंद को हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से परिमाण बोधक विशेषण के ये 2 भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे
कि परिमाण बोधक विशेषण का चौथा भेद है। अब इसे इस रूप में समझने का प्रयास कीजिए। ये एक नया शब्द है, प्रविशेषण। शब्द तो नया नहीं है यह भी विशेषण ही, लेकिन प्रयोग के आधार पर यह विशेषण से थोड़ा अलग रूप में प्रयुक्त होता है। प्रविशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। परिभाषा देखिए, जो विशेषणों के भी विशेषण होते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अथवा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं, वे सारे शब्द विशेषण होते हैं। और विशेषणों की भी जो विशेषता बताएं वे प्रविशेषण होते हैं। जैसे जब हम कहते हैं तेज, तो तेज विशेषण है, लेकिन अगर हम कहें बहुत तेज, तब बहुत जो है वो तेज की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। और उदाहरण देखिए, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अगर हम कहें क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो साहसी शब्द क्षत्रिय की विशेषता बता रहा है, लेकिन क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े साहसी शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह प्रविशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अब अगर है अर्चना सुंदर है, तो सुंदरता किसकी बताई जा रही है? अर्चना की। अर्थात सुंदरता जो है वह अर्चना की विशेषता है, लेकिन कितनी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है, अनिश्चित परिमाण में सुंदर है वह, अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए वह प्रविशेषण है। अगला उदाहरण देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। लाल सेब, सेब लाल होता है, तो लाल सेब की विशेषता बता रहा है। लाल रंग में भी भिन्नता देखने को मिलती है, तो यहां कहा जा रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी शब्द लाल की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह प्रविशेषण है। विद्यार्थियों, कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है, तो इसे हम अंतर विशेषण भी कह सकते हैं और प्रविशेषण भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है या जिन ग्रंथों से सहायता ली है, उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण और रचना हरदेव बाहरी। आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि विशेषण समझने में आज का यह पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां यह सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण बड़े ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।